सो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। जनवरी मंथ का ये हमारा थर्ड वाला वीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिली जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और जो भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं आपको बता दूं, वीकली करंट अफेयर्स भी हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जैसे कि अभी जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो पहली बार से संबंधित, फर्स्ट टाइम से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय ये कहाँ पर खोला गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का ये पहला ब्रेल लाइब्रेरी है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। ब्रेल लाइब्रेरी मतलब जो लोग या जो बच्चे तो देख नहीं पाते, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ये लाइब्रेरी। और ब्रेल से आपको याद आएगा एक दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे, ये 4 जनवरी को होता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। लुई ब्रेल उनका नाम है, वो फ्रांस से थे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। और अभी आपको आवाज़ उम्मीद करूंगा सही आ रही होगी, कमेंट करके बताइए। पहले जो आवाज़ आ रही थी उससे बेहतर आवाज़ अभी आ रही होगी, है ना। ठीक है। अब एक ये प्रश्न भी है कि ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है। तो सही उत्तर होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो सिंपल से याद रखेंगे ISO IEC 42001 इस सर्टिफिकेट का नाम है। और ये सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो इसे जो ये सर्टिफिकेट मिला, इससे ये पता चलता है कि भुगतान पेमेंट में AI का नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उपयोग करने में ये अग्रणी कंपनी है। और ये जो पेमेंट कंपनी है ये चेन्नई की है, जिसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नागराज मेलिंडला। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का नवगठित कैनी पेन्योर जिला को ही भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इसे भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक जीवन को प्रकृति के साथ मिलकर विकसित करना है। मतलब इसको इस तरह से विकसित करना है जहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, वहाँ की इनकम और समग्र सुख सुविधाएं बेहतर हों, क्योंकि उनके पास का वातावरण, उनके आसपास का वातावरण स्वस्थ और संरक्षित है। मतलब प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ना है, उसको नुकसान पहुंचा के नहीं, ये इसका मतलब हो गया। तो प्रश्न आएगा तो याद रखना, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा है, कैनी पेन्योर जिला। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर, अभी इसको किसने तैयार किया है। तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो पहले तो ये लाइन याद रखना कि ये भारत का पहला पैरों से चलने वाला एक मोबाइल रोबोट है। इसे IIT कानपुर का ही एक स्टार्टअप है एक्सटेरा रोबोटिक्स, उसी ने बनाया है। और क्या नाम दिया है इसको, स्कॉर्प इसको नाम दिया है। नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मतलब ये जो रोबोट है ना, ये पैरों की मदद से चल सकता है। पैर हैं इसके, अपने रोबोटिक हाथों से ही चीज़ों को छू सकता है, उनको पकड़ सकता है। तो ये भारत का पहला पैरों से चलने वाला एक मोबाइल रोबोट है, जिसको IIT कानपुर ने तैयार किया या IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने तैयार किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बन गया है भैया, जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाला अभी ATM वैन को शुरू किया। तो आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये देश का पहला ग्रामीण बैंक बन गया जिसने सोलर एनर्जी से चलने वाला भी ATM वैन को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना। और आपको बता दूं, बैंक को ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, इसे इस पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली है ये ATM वैन, इसको त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो इसमें क्या पूछ रहे, क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। तो याद रखेंगे उड़ीसा ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री को लॉन्च करेगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की सही जानकारी जुटाना, बेहतर पॉलिसी बनाना और बीमारी की जल्दी पहचान करके लंबे समय तक इलाज सुनिश्चित करना। क्या होता है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो आप कह सकते हो ये एक लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी है जो धीरे धीरे किडनी का काम करना बंद कर देती है। और इसका मुख्य कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। एक ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि बामनवास कांकर पंचायत ये किस राज्य की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है।
तो सही उत्तर होगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो बामनवास कांकर ये राजस्थान की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। इस पंचायत के अंदर 7 गांव आते हैं जो सभी के सभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, ये पूछ लें कि राजस्थान में तो आता है ये पंचायत, लेकिन किस जिले या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजस्थान का एक नवगठित जिला है कोटपुतली पहरोर जिला, उसी के अंदर आती है ये बामनवास कांकर पंचायत। इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि भारत का जो पहला जैव ग्रामीण है यानी कि बायो विलेज है वो कौन सा है? त्रिपुरा का जो दासपारा गांव है वो। और भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य ये कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया, भारत का पहला सॉवरन एआई पार्क ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। तो याद रखेंगे भारत का ये पहला सॉवरन एआई पार्क है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया जाएगा। और अब इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई जो एआई कंपनी है बेंगलुरु की स्टार्टअप है उसके साथ समझौता किया है। निवेश होगा 10,000 करोड़ रुपए का, बनने में 5 साल लग जाएंगे। उद्देश्य क्या है बनाने का? तो भारत के भीतर ही नियंत्रित, प्रशिक्षित और उपयोग की जाने वाली एआई का निर्माण करना है जिससे दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। अपना खुद का एक एआई सिस्टम बनाना है ताकि उसका संबंधित जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस पर पूरा हमारा खुद का कंट्रोल हो। ठीक है, तो याद रखना आप तो कि भारत का पहला सॉवरन एआई पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा? चेन्नई में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है, अभी जो 69 नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे तो पूछ रहे हैं कि उसमें टॉपर कौन है? तो टॉपर इसमें आप देख सकते हो, पूरी मेडल लिस्ट आपके सामने, महाराष्ट्र इसमें टॉपर है। एक बार इसके बारे में जानते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स इस बार 69 नंबर का एडिशन हुआ था ये जनवरी में। कहाँ पर? लुधियाना पंजाब में। और 38 टीमों ने हिस्सा लिया था और मेडल लिस्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र टॉपर है, 94 गोल्ड, 103 सिल्वर और 119 ब्रोंज, टोटल 316 मेडल। दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे सीबीएसई रहा। ठीक है, तो पूरी बात मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस इन्होंने खेले हैं, चाहे टेस्ट में, वनडे में और T20 में, तो तीनों में मिला करके 650 छक्के लगाने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी इन्होंने ये उपलब्धि किसके खिलाफ हासिल की थी? वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने पहले ही वनडे में 2 छक्के लगा दिए थे और ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। तो यही प्रश्न था। यही 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने कि इंटरनेशनल मैचेस में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में मेडल टैली में कौन टॉपर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक टॉपर है। तो देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ अभी जनवरी में ही। कहाँ पर? घोघला बीच, दीव में। पहला वाला संस्करण भी पिछले साल यहीं पर हुआ था, उसमें भी मैस्कोट यही था, पर्ल, जो रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन को। मेडल टैली आपके सामने है। पहले स्थान पे कर्नाटक है, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 11 मेडल है। दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे मणिपुर है। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे कि सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले अभी बल्लेबाज कौन बन गए? तो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। तो याद रखना है, विराट कोहली अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अभी वडोदरा में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए पहले ओडीआई के दौरान इन्होंने 28,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। कितने पारियों में बात करेंगे तो 624 पारियों में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने इस तरह से किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 644 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो सबसे तेज 28,000 रन, सबसे तेज 28,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में बनाए विराट कोहली ने। एक प्रश्न ये देखो, इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम एलिसा हेली। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। पूछ रहे हैं किस देश की प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा हेली और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं, 2018 और 2019 में आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। 2019 में ही बेलिंडा क्लार्क अवार्ड उनको दिया गया था। ठीक है, तो एलिसा हेली इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले में आप देखोगे तो अभी भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो याद रखना ये बन गए आर्यन वार्ष्णेय। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भैया ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 92 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बन गए आर्यन वार्ष्णेय, इनका नाम है। ठीक है, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है कि अभी यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्राइज की हम बात कर रहे हैं, और ये भी दिया गया स्वामी शांता कुमार को। तो भारतीय सेना की मेजर है स्वामी शांता कुमार, और इन्होंने साउथ सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए अभी ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 को जीता है। मतलब उन्होंने साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस यानी कि समान भागीदारी स्थायी शांति नाम से एक परियोजना शुरू की थी, और उसी के लिए इनको ये अभी पुरस्कार दिया गया। और ये अवार्ड उनको दिया किसने, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं, उन्होंने ही इनको ये अवार्ड दिया है। तो अवार्ड का नाम याद रखना भैया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 दिया गया किसे, स्वाति शांता कुमार को। अब देखो ये यूनाइटेड नेशन के ही सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो भी 2025 के लिए दिए गए थे, और 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, उसका एक अलग से वीडियो बना करके मैंने आपको दिया है, वहाँ पे ये सारे अवार्ड्स पढ़ाए हैं। तो अब आपका एक टेस्ट होने जा रहा है, आपने वो वीडियो देखा होगा, पता लगेगा ध्यान से देखा ही नहीं देखा, या देखा ही नहीं देखा, पहले तो ये बात है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो, ये सारे उत्तर आपको आने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। हम अगला देखते हैं। अब ये फिल्मी अवार्ड्स आ गए भैया। क्या पूछ रहे हैं, 83rd नंबर के अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हेमलेट। तो पहले तो याद रखना ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं किसे दिए जाते हैं, फिल्म और टेलीविजन में बेहतर काम के लिए दिए जाते हैं। इस बार 83rd नंबर का एडिशन था। अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में। तो इसमें अगर पहले फिल्म कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ड्रामा कैटेगरी में हेमलेट को दिया गया। वहीं म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में जो बेस्ट फिल्म रही है कौन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट मेल एक्टर की बात करेंगे तो वाग्नर मोरा द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए, और बेस्ट फीमेल एक्टर ये रही है जैसी बकली हेमनेट मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन द वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये जो वन बैटल आफ्टर अनादर है ना, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, मतलब ये एक्टर है इसमें, ये वही एक्टर है जो टाइटैनिक वाले थे ना एक्टर, वही है ये। और उनकी इस वन बैटल आफ्टर अनादर मूवी ने गोल्डन ग्लोब में सबसे ज़्यादा मेडल जीते। कितने अवार्ड जीते, कितने ज़्यादा मेडल जीते, तो 5। ये तो हमने फिल्म कैटेगरी में बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो। वहीं बेस्ट सीरीज़ में भी ये 2 देख लो। ड्रामा में बेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, ड्रामा कैटेगरी में द पिट विजेता रही, और कॉमेडी और म्यूजिकल कैटेगरी में द स्टूडियो जो सीरीज है वो विजेता रही। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और देखो। ट्यूनिशियाई फिल्म मेकर हैं जोबर जल्सी, इन्होंने अपनी फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म अवार्ड जीता। और यूके के 16 वर्षीय ओवन कूपर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए। उन्हें उनकी टीवी सीरीज एंडोलेसेंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया अभी। ठीक है, तो जो भी काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देख लो कि दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो आंसर होगा पवन कल्याण, जो कि साउथ के एक्टर भी हैं और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी CM भी है पवन कल्याण। अभी प्राचीन जापानी तलवारबाजी परंपरा है केंजुत्सु, और अभी इसमें दीक्षित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इसके लिए 3 दशकों तक इन्होंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद जाकर के अभी ये सम्मान मिला इनको। अच्छा, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है टाइलर पुरस्कार को, यह भी 2026 के लिए किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉबी कियर्स को। तो पुरस्कार का नाम क्या भैया, टाइलर पुरस्कार है। और याद रखना इसको पर्यावरण का नोबेल या ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1973 में। प्राइज मनी है $2.5 लाख। कौन देता है, साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो याद रखेंगे ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। 2026 में ये दिया गया अमेरिकी बायोलॉजिस्ट है टॉबी कियर्स। और क्यों मिला इनको ये अवार्ड, तो जमीन के नीचे फंगल यानी कि कवक नेटवर्क की खोज करने
और उसके पर्यावरण महत्व को समझाने के लिए उनको ये पुरस्कार दे दिया गया। वैसे आपको बता दो, अभी तक ये जो टाइलर पुरस्कार है ये 2 जनों को मिल चुका है, 2 भारतीयों को मिल चुका है। एक है 2015 में माधव गौडगिल, जिनका तो अभी निधन भी हो चुका है, और दूसरे हैं 2020 में मिला था पवन सुखदेव को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि इसरो का 2026 का पहला मिशन अभी फेल हो गया, वो कौन सा मिशन था? तो सही उत्तर होगा PSLV C62। और ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2026 का इसरो का ये पहला ही मिशन था जिसमें हमने लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था। कौन सा? PSLV C62। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसे हमने कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 8 मिनट बाद, लेकिन इस रॉकेट के इस लॉन्च व्हीकल के उड़ान भरने से 8 मिनट के बाद जो इसकी तीसरी स्टेज होती है उसमें गड़बड़ी आ गई और उसके कारण वो रास्ता भटक गया और फिर ये मिशन ही हमारा फेल हो गया। आपको याद हो तो इससे पहले 2025 में भी जो PSLV C61 हमने रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें हमने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को भेजा था, वो भी इसी तरह से फेल हो गया था। वो इसरो की 101 नंबर की लॉन्चिंग थी। और अभी जो ये PSLV C62 लॉन्चिंग व्हीकल गया, ये अपने साथ कई सैटेलाइट्स लेकर के गया था। लगभग टोटल 16 सैटेलाइट्स लेकर के गया था, जिसमें 2-3 मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1, इसी को अन्वेषा के नाम से जानते हैं। और अन्वेषा, इसको DRDO ने बनाया है। क्या काम करता है ये एक तरह का हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। मतलब जो सैकड़ों लाइट बैंड्स होते हैं, यानी कि प्रकाश के रंग होते हैं, उनको ये देख सकता है। उसके अलावा झाड़ियों में, जंगलों में या बंकरों में छुपे दुश्मनों की साफ तस्वीर ये इतनी ऊपर से खींच सकता था। इसी तरह का एक बेंगलुरु का स्टार्टअप है ऑर्बिट एड एरोस्पेस, उसने भी अपना एक आयुलसेट सैटेलाइट भेजा था, वो भी इसमें तबाह हो गया। और 2-3 देशों के भी अलग अलग सैटेलाइट्स थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लॉन्चिंग व्हीकल का नाम ध्यान रखना PSLV C62। अगला देखते हैं प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न में देखो कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस 1 लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा वॉयेजर 1। अब ये वॉयेजर 1 क्या है? नासा का ही एक अंतरिक्ष यान है, और अभी ये पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगी। अभी पहुंचा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है इस साल नवंबर तक ये पहुंच जाएगा। वॉयेजर 1 इसका नाम है, और इसको नासा का है। तो नासा ने कब लॉन्च किया था? 1977 में। ठीक है, तो याद रखना ये अब तक का सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित यान या कोई भी मानव निर्मित वस्तु बन गई है। और 1 लाइट डे है ये, 1 लाइट ईयर नहीं है। जब डेली करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ाया था, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, वो कह रहे थे 1 लाइट ईयर में इतना नहीं होता। मेरे भाई 1 लाइट डे है, ध्यान से पढ़ा करो। और 1 लाइट डे का मतलब क्या होता है? जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो एक दिन में जितनी दूरी तय कर लेगा निर्यात में, वैक्यूम में, वो कहलाएगा 1 लाइट डे। कैलकुलेशन से अगर आप समझना चाहोगे तो लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, निर्यात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर करती है लाइट वैक्यूम में। 1 सेकेंड में इतना करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी? इसमें 60 से इंटू कर देंगे। 1 मिनट में इतना करेगी तो 1 घंटे के लिए क्या करेंगे? एक और बार 60 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 1 घंटे में इतनी दूरी। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमें तो दिन करना है ना, तो 1 डे यानी कि 24 घंटे, तो इधर भी 24 से गुणा कर देंगे। ये मीटर में चल रही है अभी जो हमारी दूरी है। और लगभग अगर मील में बात करोगे तो 16 अरब मील दूरी ये लाइट तय करेगी 24 घंटे में। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखना जरा, लाइट ईयर ये किसकी इकाई है? यूनिट है, एग्जाम में आ चुका है, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर इसमें पूछ रहे हैं अभी तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 2026 की हम बात कर रहे हैं, तीसरा एडिशन था अभी। कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू ने। उद्देश्य है समुद्री विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। अभी इसका तीसरा एडिशन हुआ। पहला एडिशन 2023 में हुआ था गोवा में, 2024 में दूसरा हुआ था पुरी उड़ीसा में।
फिर अगले में क्या पूछ रहे कि मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है, या पूछ रहे कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल का बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मकर विलक्कू त्योहार। ये 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है, 7 दिनों तक चलता है। और ये भी याद रखना, ये केरल के किस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। तो जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ों को, वो पॉइंट्स ध्यान में रखना। कौन सा त्यौहार है भैया, मकर विलक्कू है, कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और केरल में भी किस मंदिर में, तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अगले में पूछ रहे हैं बोडा त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्योहार का नाम है बोडा त्योहार, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। किसके द्वारा, हट्टी जनजाति के द्वारा। और इसी त्योहार को माघों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो त्योहार का नाम याद रखेंगे, कहाँ मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, और इसको और क्या कहते हैं, माघों का त्योहार इसको कहा जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्पितुक फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। अभी लद्दाख में ये मनाया गया, स्पितुक मठ है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ 16 और 17 जनवरी को। तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रंगीन बड़े बड़े मुखौटे लगा करके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में चम्स कहा जाता है। तो स्पितुक फेस्टिवल याद रखेंगे कहाँ पे होता है, ये लद्दाख में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो इस दिवस में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को। हर साल 11 जनवरी को हम राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये दिवस ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे के रूप में। किनकी जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, जिन्होंने आपको पता है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। अच्छा, थीम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे आपको पता है 12 अगस्त को होता है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा भैया 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और 15 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इसलिए 15 जनवरी को। और यही जो KM करियप्पा जी हैं, ये 14 जनवरी 1953 को रिटायर्ड हो गए थे, इसलिए हम 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रख। और हाँ, ये पॉइंट भी जोड़ लेना कि इस बार भारतीय सेना दिवस का जो मुख्य समारोह है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और वैसे तो ये देखोगे तो ये चौथी बार है जब दिल्ली के बाहर इसका आयोजन किया गया, लेकिन दिल्ली के बाहर नागरिक क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो ये पहली बार है जहाँ नागरिक क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया हो। अभी भारतीय सेना ने, याद है ना आपको, ड्रोन युद्ध में निपुण एक नई स्पेशल फोर्स को शुरू किया, एक गठन किया, उसका नाम है भैरव। और भारतीय सेना 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में मना रही है। दोनों ध्यान में रखना, अच्छे पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी को मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। और 16 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी, इसीलिए। और पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था वो भी याद रखना, 2022 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन है, तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, याद रखना ये प्रश्न तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जारी कौन करता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस एग्जाम में प्रश्न आया था। तो जारी करता है नीति आयोग, इस बार इसका चौथा एडिशन है। और बड़े राज्यों में अगर बात करते हैं, लार्ज स्टेट्स में, तो इसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। वहीं छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में बात करते हैं, तो संयुक्त रूप से इनकी रैंकिंग दी गई है। पहले स्थान पर उत्तराखंड को रखा, फिर जम्मू कश्मीर को, फिर नागालैंड को, दादर व नागर हवेली, इस तरह से इनकी रैंकिंग दी गई है, ठीक है। लेकिन बड़े राज्यों में महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है, ध्यान रखना। और नीति आयोग जारी करता है तो इसके बारे में याद रखना, इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है, यानी कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में। तो उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी और CEO है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पे। तो ये डेटा किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसके मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उनके अनुसार भारत जो है वर्तमान में मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है और तीसरे पे इंडोनेशिया है। अभी भारत ने 2024-25 में रिकॉर्ड 195 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन किया, जो कि पूरे ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का लगभग 8% योगदान है। जबकि चाइना कितना फिश प्रोडक्शन करता है टोटल विश्व का, अगर मछली उत्पादन देखेंगे तो उसका 30% चाइना से आता है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट ध्यान में रखना। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में। इसका संबंध किससे है? मत्स्य पालन से ही है। और ये भी ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई थी? 10 सितंबर 2020 को। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में शायद मैंने ये 2022 मिस्टेक से बता दिया था। 2022 नहीं होगा, 2020 होगा, है ना। अगर कहीं लिखते हो तो करेक्ट कर लेना। पीडीएफ जो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ उसमें भी देख लेना 2020 हो रहा है कि 2022 हो रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना। अभी इससे पहले चावल उत्पादन की भी हमने बात करी थी, लेकिन उसमें हमने कहा था कि हमने चाइना को पछाड़ करके हम खुद पहले स्थान पे आ गए हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। फिर एक प्रश्न ये देखो, जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक, इंग्लिश में बोलोगे रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, इसको किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो आंसर होगा विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। तो ये एक नया इंडेक्स है, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, और इसको जारी कर रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। और यही से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल के सहयोग से इसको तैयार कर रहा है। और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है ना, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। किसने की थी? शुभांशु मित्तल ने। उद्देश्य है भारत में बौद्धिक संपदा और नवाचार, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन को बढ़ाना। और अभी अपना पहला इंडेक्स भी लॉन्च कर रहा है। हमने कहा रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इसका नाम है। और याद रखना, ये भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित एक सूचकांक है। ठीक है, ध्यान में रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। इस एक ही प्रश्न में 3 नए अपॉइंटमेंट हम देखने वाले हैं। आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर बन गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इन्होंने रिप्लेस किया किसे? प्रवीण कुमार को। तो अब प्रवीण कुमार ये कहाँ पे चले गए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बन गए। और जो राकेश अग्रवाल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ठीक है, तो तीनों अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिए, आईटीबीपी के, बीएसएफ के और एनआईए के। तीनों ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अभी किस भारतीय को बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीबी वेंकटेश वर्मा। ठीक है, तो डीबी वेंकटेश वर्मा का नाम याद रखना। अभी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया है, डीबी वेंकटेश को। और इस पद पर, या कह दूं इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं भैया, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्यकाल 2026-27। निरस्त्रीकरण मामलों पर ये एक सलाहकार बोर्ड है जिसकी स्थापना होती है 1978 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी वीडियो को आप पॉज करके ये पार्ट जरूर पढ़ लेना, ये स्टैटिक पार्ट है। डेली करंट अफेयर्स वाले में तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ एक एक चीजों को, लेकिन जो रिवीजन वाली क्लास होती है इसमें केवल जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होगा वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको बताइए। तो स्टैटिक पार्ट तो यहाँ होगा नहीं, तो या तो आप खुद से रीड करना या डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आप देखना स्टार्ट कर दो। नहीं देखते हो तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अगला देखते हैं हम। एक ये प्रश्न भी देखो कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू कर दिया और इसका डायरेक्टर किसे बनाया? तो आंसर होगा गगन नारंग को, जो शूटर है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी है, उसको फिर से शुरू कर दिया। एक्चुअली में इस अकेडमी को 2018 में स्थापित किया था, लेकिन कोविड-19 के बाद और कुछ और भी कारण थे जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया था, और अभी इसको फिर से शुरू किया गया। और उसमें अध्यक्ष तो बना दिया है पीटी उषा को, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी अध्यक्ष है। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हैं, कौन? गगन नारंग, उनको इस राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी का डायरेक्टर बना दिया गया है। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये 2 पॉइंट याद रखना, स्थापना होती है 1927 में, एग्जाम में आया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, प्रेसिडेंट पीटी उषा, वाइस प्रेसिडेंट गगन नारंग। और ये भी आया था कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है, ये 2 यहाँ पे स्टैटिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे आपके, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।
अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे नया सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, तो आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को। देखो आप जानते हो हमारे जो केंद्र सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक तरह का भारत का सर्वोच्च भ्रष्टाचारी विरोधी निकाय है, जिसकी स्थापना होती है 1964 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। किस समिति की सिफारिश पे बनता है? के संथानम समिति। और इसमें एक होते हैं केंद्र सतर्कता आयुक्त और दो होते हैं सतर्कता आयुक्त। तो वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19 नंबर के। और दो विजिलेंस कमिश्नर कौन कौन है? एएस राजीव पहले से और एक नए बन गए अभी, प्रवीण वशिष्ठ बन गए। ठीक है, ये अब ध्यान रखना। और इनकी नियुक्ति कौन करते? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सब। अगला देखते हैं। फिर अगला देखो, अभी अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरिना इसको कहते हैं, इसके अभी 16वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा अबू धाबी में। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंग्लिश में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अब इसकी 16वीं बैठक, या आप कह सकते हो 16वीं जनरल असेंबली हुई कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। और थीम क्या है इसकी? मानवता को शक्ति देना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। और इसका मुख्यालय भी अबू धाबी में ही है। और ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान में रखना। एक ये प्रश्न भी देख लो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? और मसालों से आपको याद आएगा कि इसका संबंध केरल से हो सकता है, क्योंकि स्पाइस ऑफ गार्डन या गार्डन स्पाइस ये केरल को ही कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल का कोच्चि। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 नवा एडिशन था, केरल के कोच्चि में हुआ। उद्घाटन किया अमिताभ कांत ने। थीम थी स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर इसमें क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े नाम से एक योजना को अभी मंजूरी दे दी है। किसने? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक ने। तो याद रखेंगे, कर्नाटक सरकार ने अभी जनवरी में अक्का पड़े, जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर फोर्स, नाम से एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? हिंसा, शोषण और बाल विवाह को रोककर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा करना। अक्के पड़े इस योजना का नाम है, कर्नाटक ने शुरू किया। फिर अगले में पूछ रहे कि सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान जिसका नाम है अरुणोदय, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अरुणोदय क्या है भैया? एक सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग अभियान है जिसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और उद्देश्य क्या है? राज्य के 21 जिले हैं, वैसे तो ज्यादा जिले हैं लेकिन उसमें से 21 जिले जहाँ पे ये बीमारी ज्यादा व्यापक है, तो वहाँ पे सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? याद रखना, जुलाई 2023 में मोदी जी ने शुरू किया था। और कहाँ से लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश के शहडोल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान में रखना। और वैसे भारत का इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्रालय। तो याद रखना, वित्त मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी उन्होंने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। और ये बता दूं, ये योजना केवल उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, जिसे आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनके लिए है। ये एक एक्स्ट्रा योजना आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा हेल्थ पॉलिसी है। इसमें 10 से लेके 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। और ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि बीमा सेक्टर में अभी 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण ये कहां पर किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो डीआरडीओ ने अभी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। और ये जो मिसाइल है ये चलते हुए दुश्मन के टैंकों के ऊपर से निशाना बना करके उनको मार सकती है। और इस मिसाइल को आप कंधे पर रख करके भी चला सकते हो। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मतलब टैंकों को खत्म कर देगी, और गाइडेड मिसाइलें मतलब फायर एंड फॉरगेट है, एक बार आप निशाना बांध दो और चला दो और भूल जाओ, ये उसको तबाह करके मानेगी टैंक को। परीक्षण किया गया अभी महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रेंज में। ये तीसरी पीढ़ी की 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता रेंज कितनी है? 200 से 4000 मीटर तक की। ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रश्न ये भी देखो कि भारतीय सेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया ये कहां पर शुरू होगा? तो ये शुरू होगा पश्चिम बंगाल में। तो सिंपल सा याद रखना है, भारत की नौसेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नौसैनिक अड्डा बनाया है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा
ऐसा सैन्य अड्डा नहीं है, छोटी सी टुकड़ी आप कह सकते हो, एक छोटा सा सैन्य अड्डा है। इसका सिर्फ इतना सा काम है, बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा को बढ़ाना। वैसे आपको बता दूं, नौसैन्य अड्डों की बात हो रही है तो भारत में नौसेना के मुख्य रूप से 3 कमांड आपको देखने को मिलेंगे: पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड और दक्षिणी नौसेना कमांड। पश्चिमी जो कमांड है उसका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। और नौसेना की बात चल रही है तो हमारे नेवल चीफ कौन है भैया? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अभी इंडियन नेवी में जो वाइस चीफ बने थे, अभी अगस्त 2025 में ही बने थे, संजय वात्सायन उनका नाम है, और नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा भी था। अच्छा, अब हल्दिया की हमारी बात चल रही है ना, तो आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। हल्दिया और प्रयागराज के बीच में जो एक हमारा नेशनल वाटरवे है, कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। बताओ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी से। तो नाम है दविंदर सिंह गर्चा, भारतीय हॉकी प्लेयर थे और इनका अभी निधन हो गया। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 8 गोल इन्होंने किए थे और उसमें भारत ने गोल्ड जीता था। 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। दविंदर सिंह गर्चा इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने किस आईआईटी में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटर को भी स्थापित किया, लॉन्च किया या शुरू किया, कुछ भी पूछ लेगा। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को भी स्थापित किया है कहां पर? याद रखना, आईआईटी मद्रास में। और इसकी क्षमता याद रखना, क्षमता वाले प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। कैपेसिटी कितनी है? 3.1 पेटाफ्लॉप्स। और हमारे यहाँ पे भारत में जो भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? सीडेक पुणे करता है। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये परम रुद्र सर्वर पर आधारित है। ठीक है, तो परम शक्ति ही आपसे पूछा था, आईआईटी मद्रास आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक प्रश्न ये भी देखो कि आईएटीए में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अकासा एयर। और आईएटीए मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और हमने यही पढ़ा कि भारत की एक एयरलाइन है अकासा एयर, जो अभी इसमें शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई है। अकासा एयर की स्थापना होती है 2020 में, और इस तरह से हम कह सकते हैं ये भारत की सबसे युवा एयरलाइन है। अच्छा, ये अगर 5वीं बन गई है इसमें शामिल होने वाली, इसकी सदस्य बनने वाली, तो बाकी भारत की 4 एयरलाइन कौन से है जो ऑलरेडी इसमें शामिल है? एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग दिया गया? तो किस राज्य का है ये अनंतपुर अनार? तो याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला एक ये विशेष प्रकार का अनार है, एक अनार की किस्म है जिसको भी जीआई टैग दिया गया। क्या है इसमें खास? विशेष किस्म क्यों बोली गई? क्योंकि इसमें गहरे लाल रंग के दाने हैं, उसमें अधिक रस होता है, मुलायम बीज होते हैं, मिठास होती है, लंबी शेल्फ लाइफ होती है। इन सब के कारण इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास, जिसका नाम है साझा शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो हमारी सेना की दक्षिणी कमान ने अभी सिविल मिलिट्री फ्यूजन अभ्यास है साझा शक्ति, इसका आयोजन किया। कहाँ पर किया भैया? महाराष्ट्र के पुणे में किया। मतलब इसमें हमारी भारतीय सेना भी थी और 16 अलग अलग प्रमुख जो नागरिक एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस फोर्स हो गया, वन और अग्निशमन कार्यबल हो गया, इन सब ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो अभ्यास का नाम है साझा शक्ति, आयोजन हुआ महाराष्ट्र के पुणे में, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक ही डेटा वाला प्रश्न है, ये भी देख लो कि अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता है, कैपेसिटी, वो कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 266.78 गीगावाट। गीगा का मान कितना होता है? 10 की पावर 9 होता है, ध्यान रखना। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, कौन? प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये डेटा दिया। उन्होंने बताया कि भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे आप कहते हो, इसकी कैपेसिटी 2025 में कितनी हो गई है? 266.78 गीगावाट हो गई है, जो कि 2024 की तुलना करोगे तो 22.6% ज़्यादा है, इसमें वृद्धि देखी गई है। मतलब जो हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है 2024 तक जितनी भी थी, तो उसमें 22.6% की वृद्धि हो गई है, और अब ये हो गई है 266.78 गीगावाट। और रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है?
तो आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी में, उसके बाद विंड एनर्जी में। और ये बात ध्यान में रखना, हमारा लक्ष्य भी है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। वैसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 का, ध्यान रखना सब। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, पूछ रहे हैं कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। भैया ये है कहाँ पर? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। ये कौन है भैया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद है, और उन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, जो कि इसी टाइगर रिजर्व में है। इसीलिए इस टाइगर रिजर्व का नाम उनके नाम पे करने की अभी सरकार ने घोषणा कर दी है। और ये जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर है, इनको भारत में शैल कला अध्ययन का जनक, फादर ऑफ रॉक आर्ट स्टडीज इंडिया भी कहा जाता है। पद्मश्री 1975 में इनको मिला था। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं है ना, आपको बता दूं 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो गाइस, ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, और यहाँ पे हमने 7 दिन कौन कौन से कवर किए वो भी मैं आपको बता दूं। 12 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट कवर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। और वीडियो आपको हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लगे, तो लगेगा भी सही और फास्ट बनना भी चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अब आप देख लो, रिवीजन क्लास हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करें। इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, डेटा होता है, वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, और खटाखट हम चलते हैं। क्योंकि मेरा मानना है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, इसको समय दिया ही होगा, उसके बाद वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छांट करके लेकर के आ रहे हैं और उनका क्विक रिवाइजन कर रहे हैं। रिवीजन ऐसे ही होता है। और अगर आप स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हो तो ये आपका फॉल्ट है, अपनी स्पीड आपको बढ़ानी होगी। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे, थैंक यू।